वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूनियन बजट पेश हो चुका है। इस वर्ष खास ये है कि इस वर्ष का बजट को हम लोग कहेंगे इंटरिम यूनियन बजट, है ना, या अंतरिम बजट। इंटरिम या अंतरिम, इंटरिम वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किए? आप पिछले साल का या उसके पिछले साल का बजट देखे होंगे, उसमें कहीं भी इंटरिम बजट नहीं पेश होता था। पूरे वर्ष का, पूरा फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश होता था। लेकिन अभी इंटरिम बजट क्यों पेश हो रहा है? इसका वजह यह है इस वर्ष लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो याद रखिएगा, जब 5वां साल आता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, या कभी भी जब लोकसभा का चुनाव होगा, होने वाला वर्ष रहेगा, उस वर्ष जो बजट पेश होता है वो इंटरिम बजट ही पेश होता है। इंटरिम मतलब हो गया अस्थायी, एक तरह से आप बोल सकते हैं, मतलब कुछ दिन के लिए, है ना। ये तब तक ये बजट काम करेगा, कब तक? जब तक चुनाव नहीं होता, कुछ दिन के लिए, ठीक है। ये 2-3 महीना के लिए बजट पेश हुआ है। अगला जो बजट पेश होगा वो चुनाव के बाद, जब नया सरकार बनेगा तो फिर से एक बजट पेश होगा। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है उस वर्ष 2 बजट पेश होता है। एक तो इंटरिम बजट पेश होगा, एक पूरा बजट पेश होगा। तो चलिए, बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। वो क्या है कि आपको पता है कि भारत का जो बजट है वो डेफिसिट बजट होता है, घाटा वाला बजट होता है। क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो घाटा में रहते हैं हम लोग। और आप समझिएगा, घाटा जो होता है, डेफिसिट जो होता है, वो 4 प्रकार का होता है। अब जब भी जिस वर्ष बजट को पढ़िएगा आपको 4 घाटा देखने को मिलेगा, 4 डेफिसिट देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते, अच्छे से समझ जाते, मैं एक एक कॉन्सेप्ट पर, एक एक बेसिक से बेसिक चीज पर हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर अगले वर्ष से जब भी बजट आए तो आपको फिर किसी टीचर का या किसी वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद समझ जाओगे कि इस बार हमको क्या पढ़ना। तो ये डेफिसिट जो है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 4 डेफिसिट आपको यहां पे दिख रहा है। कौन कौन सा? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको हिंदी में बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट को बोलते हैं राजस्व घाटा। प्राइमरी डेफिसिट को बोलते हैं प्राथमिक घाटा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा। ये हिंदी है। एक तो हम लोग इसका मतलब समझेंगे। दूसरा चीज, आप यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे जो मैंने ईयर लिखा है वो क्या क्या लिखा है? 2022-23, 2022-23, और इसके नीचे मैंने लिखा है एक्चुअल्स 2023-24। एक जगह मेरा लिखा है 22-23 जहां एक्चुअल्स निकला है। दूसरा 2023-24 जहां पे मैंने लिखा बजट एस्टिमेट, इसको शॉर्ट में बीई बोलते हैं, बजट एस्टिमेट, है ना। एक जगह मेरा और एक ईयर 2023-24 ही लिखा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर एक ही 2023-24 आप लिख दिए, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको ऐसे ही मिलेगा। हर वर्ष बजट आप देखिएगा ऐसे ही आपको मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? 2023-24। लेकिन अंतर क्या है? यहां पे बजट एस्टिमेट लिखा है और यहां पे रिवाइज्ड एस्टिमेट लिखा है। और यहां पे आप देखिएगा 2024-25 जो इस वर्ष का इंटरिम बजट पेश हुआ, इसमें बजट एस्टिमेट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसको हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया कि एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को तोड़ तोड़ कर उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे, ताकि फिर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। अच्छा, आपको अभी याद क्या करना? याद करना आपको ये डेटा, लेकिन इतना डेटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फोकस आप रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेनली आपको याद रखना है ये वाला 2024-25 का बजट एस्टिमेट, या ज्यादा आप पीछे जा सकते हैं 2023-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट, है ना। नहीं तो ये दोनों आपको थोड़ा बहुत याद रखना। और ज्यादा डेटा फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का ही पूछता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप चारों डेफिसिट का डेटा को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस क्लास का उद्देश्य ये है, मैं बजट पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, और मैं ऑफलाइन की दुनिया में हो या फिर ऑनलाइन की दुनिया में, कहीं भी मैं स्टूडेंट, क्योंकि मुझे स्टूडेंट को ही पढ़ाना, आप ही को पढ़ाना है, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप डेटा को याद सिर्फ नहीं करें, रट्टू तोता थोड़ी बनना है। आप डेटा याद कर लिए। अब मान लीजिए आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ देता है कि फिस्कल डेफिसिट 2024-25 का बजट एस्टिमेट कितना था, आपने बता दिया सर 5.1%। लेकिन आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिर आप क्या बताओगे? या फिर इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देगा। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, है ना। फिर 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें बोलेगा कि आप, है ना, उसको ये कीजिए, कौन सही है इसमें या कौन गलत है इसमें,
आपको छांटना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों चीज को समझेंगे। तो पहले हम लोग डेफिसिट को समझते हैं और फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, है ना। बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता, या बहुत लोगों को पूरा डेफिसिट का मीनिंग नहीं पता होगा। इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो लंबा जाएगा तो हम लोग एक काम करेंगे, 2 पार्ट में वीडियो को बना लेंगे ताकि छोटा छोटा पार्ट में आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, पहला चीज तो आप ये समझिएगा डेफिसिट क्या होता है, घाटा हम लोग किसको कहते हैं। तो नॉर्मल सा बात है, देखिए समझिएगा। जैसे एक आम भाषा में समझिएगा, अपने से लेकर के, जैसे मेरा जो इनकम है, मान लीजिए मैं महीना में जितना भी कमा रहा हूं या आप जितना भी कमा रहे हैं, महीना में लोग का क्या होता है, इनकम आता है और क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, मतलब खर्च होता है ना। यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आय मतलब आ रहा है कितना, और व्यय मतलब खर्च कितना हो रहा है। तो मान लीजिए कि इनकम जो है वो 100 रुपया आ रहा है, आपके पास 100 रुपया का इनकम आ रहा है। अब 100 रुपया में बहुत सारा खर्च है ना, तो बहुत सारा खर्च जो है, खर्च मिला दे अगर हम लोग महीना का, तो मान लीजिए वो आ रहा है 105 रुपया, ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बात बताइए, 100 रुपया मेरा इनकम हो रहा है महीना का, बोलिए, या फिर साल, अगर बजट का बात करें तो चलिए ईयर हम लोग बोल देते हैं, ईयरली बोल लेते हैं, है ना। साल में 100 रुपया कहीं पे इनकम आ रहा है और खर्च कितना हो रहा है, 105 रुपया। तो आप बताइए, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, मतलब जितना मेरा कमाई नहीं हो रहा है उससे ज्यादा हम क्या कर दे रहे, खर्च ही कर दे रहे। तो हम क्या बोलेंगे कि हम घाटा में रहते हैं, हम डेफिसिट में रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा साल में कितना, 5 रुपया या फिर 5% का क्या होता है, घाटा होता है। 5% का क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो इसी को डेफिसिट, तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घाटा, डेफिसिट। ये क्लियर है। अब सवाल ये है कि डेफिसिट तो ये होता है, तो फिर अलग अलग डेफिसिट क्या होता है। यहां पे 4 प्रकार का डेफिसिट है ना। अच्छा, एक पहले बजट जब पेश होता तो उसमें एक मॉनेटरी डेफिसिट भी होता था, मौका मिलेगा तो मैं वो भी बता दूंगा। चलिए, तो पहले आप देखिएगा तो ये डेफिसिट क्या होता है ना। तो एक एक करके हम लोग सारा डेफिसिट पे क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए देखिए, पहला हम लोग समझते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट समझने से पहले आप एक चीज समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र सरकार का, का। और अच्छा, एक चीज और फैक्ट ध्यान रखिएगा, बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 में क्या लिखा हुआ है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। तो आर्टिकल नंबर 112 में आप देखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ, बजट शब्द कहीं भी नहीं, आम बोलचाल में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक, डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट आप ऐसे समझिएगा, सरकार का हम लोग बात करें, गवर्नमेंट का हम लोग बात करें, गवर्नमेंट का एक तो होता है क्या, रिसिप्ट, एक क्या होता है रिसिप्ट, ठीक है, और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक क्या होता है, रिसिप्ट, एक होता है क्या, एक्सपेंडिचर। अब एक चीज समझना है, रिसिप्ट का मतलब वही आय, इनकम, कि सरकार के पास कहां कहां से इनकम आ रहा है और सरकार कहां कहां खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर उसका व्यय, ठीक है। ये क्या मैं बता रहा हूं, आय, और ये हिंदी में व्यय, ठीक है, मतलब खर्च। सरकार का जो रिसिप्ट होता है, इनकम जो होता है, वो 2 प्रकार का इनकम होता है। एक इनकम को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक इनकम को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोल रहे हैं, एक को हम लोग बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। तो आप याद रखिएगा, रिसिप्ट भी 2 प्रकार का, हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको RR, इसको हम लोग बोलेंगे कि CR, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे RE, इसको हम लोग बोलेंगे CE। क्लियर है ना। तो आप देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि गवर्नमेंट का
रिसिप्ट मतलब इनकम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब सरकार का टोटल रिसिप्ट, टोटल इनकम या टोटल रिसिप्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप, टोटल रिसिप्ट से टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए। वो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोनों मिलाकर इनकम आ रहा है कितना, 100 रुपया। दोनों मिलाकर कितना इनकम आ रहा है, 100 रुपया, है ना। दोनों मिलाकर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा, मान लीजिए 105 रुपया, ठीक है। तो आप समझिएगा दोनों मिलाकर इनकम कितना आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं अगर नहीं दिखता होगा, 100 रुपया, और दोनों मिलाकर एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 105 रुपया, ठीक है। अब देखिएगा, तो रिसीव्ड इनकम से ज्यादा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो हम लोग कहेंगे कि 5% का क्या है, घाटा है। 5% का क्या घाटा है ना। तो इसी घाटा को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो 5% का घाटा है, इसी घाटा को हम लोग कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। इसी डेफिसिट को हम लोग क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। कि राजकोष जो है, जहां पे फंड, जहां पे पैसा जमा होता है, वहां पे हम लोग घाटा में, मतलब जितना इनकम आ रहा है उससे ज्यादा सरकार का क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो हम कहेंगे घाटा में। तो याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट जब भी आए, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि रेवेन्यू रिसिप्ट जितना भी है, मान लो कुछ भी है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट इतना, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए, एक ही स्टेटमेंट दे रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए, तो क्या इसको फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे? नहीं। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलेंगे, जब चारों का हम लोग निकालेंगे। याद रखिएगा ये बात, है ना। मतलब टोटल रिसिप्ट से ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए, तभी हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। ये क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको भी थोड़ा पहले हम लोग समझ लेते हैं। ऊपर ऊपर तो आपको बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं एक बार फिर से एक बार आपको बता दूं, क्या मैं बता रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट आपसे पूछे एग्जाम में कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि जब टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, तो उस डेफिसिट को, उस घाटा को हम लोग राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। क्लियर है? अब देखें, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। पहले हम लोग रिसिप्ट को देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं। नहीं तो चलिए एक ही बार में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, कॉपी रहेगा तो नोट डाउन करते जाइएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं जो लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता है। इतना याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को कहते हैं जो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं करता, है ना। मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं जो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं करता है। ये क्या हो रहा है, इसका मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर क्या बोल रहे हैं लाइबिलिटी। तो आप समझिएगा, जैसे सरकार ने कहीं से लोन उठाया, आप समझिएगा, सरकार ने कहीं से ऋण उठाया, तो लोन जो ले रहा है सरकार, तो वो तो रिसिप्ट में आ रहा है ना। समझ पा रहे बात, इनकम आ रहा है ना। मैंने कहीं से लोन उठाया, बैंक से मैंने लोन उठाया, तो मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा ना, रिसीव कर रहा हूं ना, मैं पैसा को क्या कर रहा हूं, है ना, पैसा मेरे पास आ रहा है। लेकिन क्या ये पैसा, ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मैं जो लोन ले रहा हूं उसको फिर वापस भी तो करना है। तो याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं जिसमें ऐसा रिसिप्ट हो, ऐसा इनकम हो जो आपके ऊपर लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करे। मतलब आपके ऊपर वो भार नहीं रहना चाहिए कि इस पैसा को हमको वापस करना है। क्लियर है चीज, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। जैसे आप बताइए, सरकार का कोई कंपनी है और सरकार उसमें लाभ कमा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स टर्म उसका क्या है, डिविडेंड, हिंदी में लाभांश बोलते हैं। तो सरकार का जो कंपनी के द्वारा लाभांश आ रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हम इनकम, जैसे मान लीजिए मेरा कोई कंपनी है, वहां से हम पैसा कमा रहे हैं, तो वहां से जो मेरा इनकम आ रहा, तो वो तो लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रहा ना, वो पैसा मुझे वापस तो किसी को नहीं करना ना, वो मेरा खुद का पैसा हुआ ना। तो याद रखिएगा, सरकार का ऐसा इनकम जो लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करे, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में रखते हैं।
जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया लोन लेना, तो ये एग्जाम में कभी पूछेगा कि सरकार अगर लोन लेता है वो कैसा रिसिप्ट होगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। क्लियर है चीज? वो कैसा रिसिप्ट हो जाएगा? तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। दो चीज समझिएगा, एक तो मैंने आपको बताया कि सरकार का ऐसा इनकम, सरकार का ऐसा रिसिप्ट जो लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता हो, और दूसरा चीज जो अपना एक तरह से बोल सकते हैं जो अपना कैपिटल को बेचकर नहीं हासिल किया गया, अपना पूंजी को बेचकर हासिल नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए सरकार का कोई लैंड है, जमीन है, उसको बेच दिया सरकार, या सरकार का कोई कार्यालय ऑफिस है ना, कोई बिल्डिंग है, सरकार ने उसको बेच दिया। अगर उसको बेचकर इनकम आ रहा तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ये दो परिभाषा है। मैंने क्या बताया, एक कि लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करे, और दूसरा कि वो कोई अपना कोई संपत्ति को, है ना, एसेट जो है सरकार का, उसको बेचकर नहीं हासिल किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है कि जब सरकार का संपत्ति को बेचकर जो पैसा हासिल किया जाता है, एक उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में रखते हैं, और दूसरा एसेट को समझ में आ रहा, और दूसरा कि ऐसा रिसिप्ट जो लायबिलिटी को क्रिएट करे, जैसे लोन। इसलिए जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सरकार जब ऋण लेता है, लोन लेता है, वो किस रिसिप्ट में आ जाएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी को क्रिएट करा, क्योंकि लोन का पैसा हमको वापस करना। जैसे ग्रांट, ग्रांट आप लोग समझते हैं, अनुदान, हम लोग बोलते हैं ना, दान किया हुआ चीज वापस नहीं करना। मान लीजिए सरकार के पास कहीं से अनुदान आया, ग्रांट आया, कोई बहुत बड़े उद्योगपति है, उसने केंद्र सरकार को दान कर दिया, बोले कि चलिए इतना रुपया हम आपको दान करते हैं, ग्रांट देते हैं, तो उस पैसा को वापस तो नहीं करना है, वो लायबिलिटी तो नहीं है सरकार के ऊपर, तो उसको किस में रखेंगे? उसको रेवेन्यू रिसिप्ट में रखेंगे। क्लियर है ना? तो बस एक बार मैं फिर से ये कर दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बताया? ऐसा इनकम जो लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करता हो, और जो सरकार का एसेट को बेचकर हासिल नहीं किया गया हो, संपत्ति को बेचकर हासिल नहीं किया गया हो, तो उसको हम लोग रखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट उस रिसिप्ट को बोलते हैं, ऐसा रिसिप्ट जो कि लायबिलिटी को भी क्रिएट करता है, या फिर अपना कोई अपना कोई एसेट को बेचकर हासिल किया गया, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो सरकार का इस तरह का बहुत सारा इनकम आ जाएगा, है ना। जैसे आप समझिएगा, जैसे चालान काटता है, आप देखते होंगे कि आप हेलमेट पहन के नहीं जाइए, या कार चला रहे तो सीट बेल्ट नहीं लगाया तो चालान काट देगा। तो चालान जो काटता है, वो फाइन जो लगता है आपको, वो सब कहाँ जाएगा? वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है कि कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है? आप बताइए। वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। समझ पा रहे बात? तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आपको कभी पुलिस पकड़ ले, आप बाइक चला रहे बिना विदाउट हेलमेट का, तो पुलिस पकड़ ले आपको, बोले अरे तुम विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे, चलो 1000 रुपया का चालान, है ना, काटो इसका नाम पे, कल से हेलमेट पहन के जाना। तो आप बोला नहीं, हम जानबूझकर हेलमेट पहन के नहीं आए हैं, क्योंकि हम देश का, मेरा जान से ज़्यादा प्यारा हमको देश का चिंता है, और देश का डेफिसिट बढ़ते जा रहा है। तो देश का रेवेन्यू डेफिसिट देखो बढ़ गया, तो देश का रेवेन्यू डेफिसिट को हम घटाने के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। इसलिए जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं? तुमको चालान दे रहे, तुम काटो, कल भी आएंगे विदाउट हेलमेट, कल भी काट लेना, ताकि मेरा देश तरक्की करे। तो चलिए ऐसे मत करना, है ना, पता चले पुलिस एक डंडा निकालेगा। तो खैर चलिए, तो आप समझना, ये क्लियर हो गया। तो ओके, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, फाइन हो गया, ये सब जितना चीज मैंने बताया वो इसमें आ जाता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा समझ लीजिएगा। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है तो समझिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, उस खर्च को बोलते हैं जो एसेट को क्रिएट नहीं करता है। मतलब ऐसा खर्च जो कि परिसंपत्ति का निर्माण ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो एसेट को क्रिएट करता है। क्या इसका मतलब हुआ? चलो मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे समझिएगा, ऐसा जगह आपने खर्च किया है जहां पे एसेट का निर्माण नहीं होगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार को ग्रांट दिया, अनुदान दिया, मतलब दान दिया। तो आप बताइएगा, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो पैसा दिया है, मान लीजिए बिहार को दान दिया, अनुदान दिया, तो बिहार के पास अनुदान जब आया, ग्रांट जब आया, तो उस पैसा को वापस तो बिहार नहीं करेगा। मतलब केंद्र सरकार का वो खर्च में आएगा ना। अगर आप बताइए, आपके पास जो भी आपके घर में पैसा, आप कहीं पे दान दे रहे, तो आपका वो खर्च ही हुआ ना, वो चीज, है ना। अब समझिएगा, ऐसा जगह आप खर्च कर रहे जहां से वापस आने का संभावना है, तब तो आप रखिएगा किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में।
लेकिन ऐसा खर्च जो वापस आने का कोई संभावना नहीं है, मतलब एसेट को क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको आप रखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ग्रांट का, तो केंद्र सरकार अगर किसी राज्य को ग्रांट देगा तो वो वापस नहीं आएगा, तो वो किस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार किसी को लोन देता है, समझिएगा बात, केंद्र सरकार ने किसी को लोन दिया तो वो तो खर्च किया ना सरकार, तो जब खर्च कर रहा है तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस लोन से फिर एसेट को भी तो क्रिएट करेगा, मतलब वो पैसा जो मार्केट में लगा विथ इंटरेस्ट पूरा पैसा वापस भी तो आएगा केंद्र सरकार के पास। इसलिए उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा? इसलिए एग्जाम में पूछेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाता है, मान लीजिए सड़क बना रहा है सरकार, है ना, वो तो खर्च ही हो रहा है ना, ब्रिज बना रहा है, रेलवे का पटरी बिछा रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो किस एक्सपेंडिचर में आएगा? कैपिटल में आएगा, क्योंकि उससे फिर क्या आएगा? पैसा वापस आएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाता है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना, कोई ऑफिस है सरकार का, तो वो सब चीज किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो ये एग्जांपल बस इतना याद रखिएगा, जैसे सरकार ने लोन दिया तो खर्च है, कैसा खर्च है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका वापस भी तो आएगा ना, है ना। तो आप बस दिमाग में ये रखिएगा, हम ऐसा खर्च कर रहे हैं जो वापस आने का संभावना है, एसेट को क्रिएट करेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो एसेट को क्रिएट नहीं करेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये क्लियर है? अब बताइए, सरकार सब्सिडी देता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा सब्सिडी किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? आप लोग खुद डिसाइड करो। सरकार वेलफेयर स्कीम चलाता है, कल्याणकारी योजना चलाता है, कौन सा खर्च में आएगा सरकार का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा कि कैपिटल में आएगा? आप ही दिमाग लगाओ। तो आप बताइए, सब्सिडी हो गया, वेलफेयर स्कीम चलाता है, तो उसमें सरकार का क्या होता है? एसेट क्रिएट थोड़ी होता है, तो वो किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा एक बार और 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर है? तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो मैंने बताया कि टोटल रिसिप्ट से ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? तो बस इसी में निकल गया। रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट 100 रुपया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 102 रुपया हो गया, तो हम बोलेंगे 2 रुपया का घाटा है, ये 2% का घाटा है, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से? तो आप ये ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट आपसे एग्जाम में पूछेगा तो अंतर बता दीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट में टोटल रिसिप्ट से ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए, टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट दोनों आ जाएगा, और टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाएगा। तो टोटल रिसिप्ट से ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए तो वो फिस्कल डेफिसिट। और जब केवल अलग से रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस इस दो को ही देखेंगे, वहां पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का है ना, यहाँ पे 2 है ना, तो इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा। ये क्लियर हो? तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये फिस्कल डेफिसिट और ये क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने ये 2 डेफिसिट बताया, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिसिप्ट क्या क्या होता है। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, बजट से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, किस तरह का ग्रुप डी से लेकर के मतलब हाई लेवल के एग्जाम, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन का नेचर भले चेंज होता है लेकिन बजट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 डेफिसिट आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में अगला 2 डेफिसिट समझा दूंगा कि प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और उसी पार्ट में हम लोग एक्चुअल बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट जो लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग होता है, सारा हम लोग उस दिन क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।